हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, आज हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है उसका लेक्चर 13 लेकर के हम आए हैं आपके सामने। ये हमारा लेक्चर 13 है और इस लेक्चर 13 में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम है ना, यानी विद्युत फ्लक्स एंड गॉस के नियम, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल को करने वाले हैं। बच्चों, ये हमारा जो वीडियो है ये रात को 8 बजे डेली लाइव होता है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं दोनों लैंग्वेज में समझाने की। तो बच्चों चलिए तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। हम लोग आज का सवाल लेते हैं, पहला सवाल। और इससे पहले मैं नए व्यूअर्स को बता दूं कि जो भी हमारे नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों, हमारा टारगेट है कि हम आपके आने वाले एग्जामिनेशन में फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में 35 में 35 स्कोर करवा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर इफ इट इज चार्ज्ड विद 10 माइक्रोकूलम इज। ओके, यानी एक गोले की सतह पर 10 माइक्रोकूलम से आवेशित किया जाता है, विद्युत फ्लक्स phi होगा। तो हमने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स phi को कैसे लिखते हैं। phi को लिखते हैं Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। phi को कैसे लिखते हैं? Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गॉस के नियम से। तो यहां पे हमारा Q कितना दिया हुआ है? Q दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। कितना दिया हुआ है? 10 माइक्रोकूलम। माइक्रो मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 10 टू द पावर -6 कूलम, ये हो जाएगा। अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो केवल मैं मैग्नीट्यूड को लिख रहा हूं। देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोगों को लिखना है और हम लोग जानते हैं डायरेक्ट वैल्यू। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि K जो होता है ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। K कितने के बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो ध्यान से देखिए कि 1/एप्सिलॉन नॉट कितने के बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 4 पाई गुना K के। तो 4 पाई K को हम लोग कितना लिख सकते हैं? K होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। ओके, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं Q गुना 1/एप्सिलॉन नॉट। Q का मान हमने लिखा हुआ है, 1/एप्सिलॉन नॉट का मान हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई गुना 9 गुना 10 का पावर 9। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा विद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो 4 पाई को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 पाई हो जाएगा। और ये 10 टू दी पावर 9 है और ये 10 है, तो 10 टू दी पावर 9 इंटू 10 यानी हो जाएगा 10 टू दी पावर 10, और उसको 10 टू दी पावर 6 है ना, यहाँ 10 टू दी पावर -6 दिया है, इसको साथ सॉल्व करेंगे तो बचेगा कितना? 10 टू दी पावर 4। ओके, तो 10 टू दी पावर 4 हो जाएगा और यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो देख लेते हैं हम लोग का कौन सा आंसर मैच किया। हम लोग का आंसर मैच किया ऑप्शन ए 36 पाई इंटू 10 टू दी पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन के बाद लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? हमारे पास दिया हुआ है 8 डायपोल्स। कितना डायपोल्स दिया हुआ है? 8, यानी 8 डायपोल है ऑफ चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड प्लस माइनस ई आर प्लेस्ड इनसाइड अ क्यूब। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ क्यूब? ओके, यानी प्लस माइनस ई परिमाण के आवेशों के 8 द्विध्रुव एक घन के अंदर रखे गए हैं। एक घन से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना है? बच्चों, हम आपको बता दें, जब भी किसी बंद सतह के अंदर कोई भी विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ हो, या उसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ हो, तो कभी भी बंद सतह के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल के रखने पर कुल फ्लक्स 0 होता है। अब चाहे
डायपोल एक रखा हुआ हो या 8 रखा हुआ हो, चाहे एक डायपोल हो चाहे 8 डायपोल हो, तो किसी भी केस में फ्लक्स जो होगा, चाहे 8 ही डायपोल क्यों ना रख दे हम क्यूब के अंदर, हमारा टोटल फ्लक्स जो उस क्यूब से निकलेगा वो कितना होगा, 0 होगा। वो कितना होगा, 0 होगा। ओके, क्योंकि टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब जो होता है वही 0 हो जाता है, और फ्लक्स का फॉर्मूला ही होता है क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर में जो चार्ज होता है, जितना भी चार्ज है, 8 डायपोल रखे हैं अपन, तो कुल आवेश जो होगा प्लस और माइनस के कारण, सभी के कारण, तो कुल आवेश 0 हो जाएगा। टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब 0 हो जाएगा। तो आपका फ्लक्स जो होगा 8 डायपोल की वजह से उस क्यूब से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो 0 ही होगा, है ना। इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए चार्ज क्यू इज एनक्लोज्ड बाय अ गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर। If the radius is doubled, then the outward electric flux will be। यानी एक आवेश Q और त्रिज्या R की एक गॉसियन गोलाकार सतह से घिरा है। यदि त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स होगा। ऑप्शन दिया हुआ है बी रिड्यूस टू हाफ, यानी आधा हो जाएगा, रिमेन द सेम वही रहेगा, बी डबल्ड 2 गुना हो जाएगा, इंक्रीज 4 टाइम्स यानी 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए ये आपका गॉसियन सतह है। ये सतह कैसा है, गॉसियन सरफेस है। अच्छा, एक चीज का ध्यान दीजिए, इसमें रेडियस की बात कहा है तो हम क्या कर लेते हैं, गोलाकार सतह बना लेते हैं। ये लीजिए, ये बन गया गोलाकार सतह। ओके, और इसका रेडियस मान लीजिए r है। इसका रेडियस क्या मान लीजिए, r है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि इसके अंदर आवेश कितना है, Q आवेश है। ओके, और ये गॉसियन सतह है। कह रहा है इस कंडीशन में बताइए फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स होगा Q बटा एप्सिलॉन नॉट। जो इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपने देखा कि फ्लक्स जो है वो त्रिज्या पे डिपेंड नहीं किया, रेडियस पे डिपेंड नहीं किया। तो अगर r को हम 2r भी कर दें, r को किस में बदल दें, 2r में भी बदल दें, तो भी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लक्स Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। फ्लक्स जो है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है ना। उसका मान हमेशा Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही रहता है। यानी बंद सतह यानी गॉसियन सतह के अंदर का चार्ज आपको लेना है बटा में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिमेन द सेम। त्रिज्या को डबल करने से, रेडियस को डबल करने से फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, रिमेन द सेम यानी वही रहेगा। लेते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन दे रखा है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, यानी विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। देखिए विद्युत फ्लक्स का को हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला EA लिख देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलॉम। SI फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलॉम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो बता दीजिए, आपके सामने आंसर है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -1। ये हो गया SI यूनिट। ये क्या हो गया, SI यूनिट। कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन सी। बच्चों यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि जो फ्लक्स होता है उसका एक और ऐसा यूनिट होता है, हो सकता है आपको वो पूछ दे, हो सकता है आपको वो पूछ दे, फ्लक्स का SI यूनिट यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर। वो क्या होता है, वोल्ट मीटर। तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ हो सकता है, फ्लक्स का ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर भी होता है। यहाँ हमने ऑप्शन में नहीं दिया है। अगर आपको फ्लक्स का ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर भी दिया हुआ हो, है ना, तो ये भी सही आंसर है। ओके, तो फ्लक्स के 2 ऐसा यूनिट हमने आपको बता दिए, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -1 और ये दूसरा वाला है वोल्ट मीटर। चलिए लेते हैं 5वां सवाल।
पांचवा सवाल क्या कहता है, बहुत ही आसान सवाल है, देखते ही आपको समझ में आ गया होगा। एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एक विद्युत फ्लक्स है, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, टेंसर है, मे बी स्केलर और वेक्टर, अदिश या सदिश हो सकता है। देखिए फ्लक्स जो है, फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता, तो उससे समझ गए होंगे कि ये कौन सा राशि है, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी ये एक अदिश राशि है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 5 का ए। ओके चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि इफ सिग्मा इक्वल्स टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, देन द डायमेंशन ऑफ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सेम एज, यानी यदि सिग्मा सतह आवेश घनत्व हो, एप्सिलॉन नॉट विद्युत पारगम्यता हो, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट के आयाम समान है, यानी विमीय सूत्र समान होगा। किसके समान होगा बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कहते किसको हैं, ये कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोलते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो ध्यान से देख लीजिए कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वही डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। ध्यान से देख लीजिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, यानी बीमीय सूत्र होगा, वही बीमीय सूत्र होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। तो ऑप्शन कौन सा सही दिख रहा है, ऑप्शन बी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके लेते हैं अगला सवाल, सातवां सवाल। सातवां सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, निम्नलिखित में से विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है। कौन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है, तो पहला ऑप्शन दिया है, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स, यानी क्षेत्र रेखाएं बिना किसी विराम के निरंतर वक्र हैं। सही बात है, ए सही बात है, लेकिन हमें खोजना है कि कौन आंसर नहीं होगा, कौन आंसर नहीं होगा, है ना, नॉट हमसे पूछा है। अगला, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, है ना, सॉरी दूसरा वाला क्या है, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, सही बात है, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को पार नहीं कर सकती, ये बात भी सही है ना। तो बी भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें आंसर में कह रहा है कौन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का गुण नहीं है ना, गुण नहीं है वो देखना है, गुण है वो आंसर नहीं होगा, कौन सा गुण नहीं है वो आंसर होगा। चलिए ऑप्शन सी पढ़ते हैं, फील्ड लाइंस स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये बात भी सही है। फील्ड लाइन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव चार्ज पे समाप्त हो जाते हैं, यानी क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है, तो सी भी सही है। चलिए अगला बात करते हैं, दे फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, वे बंद लूप बनाते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बंद लूप नहीं बनाते हैं, वो बंद लूप नहीं बनाते हैं। तो हमें ढूंढना यही था कि कौन विद्युत क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बंद लूप नहीं बनाते हैं, और यहां दिया हुआ है वे बंद लूप बनाते हैं, तो ये आंसर गलत हो गया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ही हमें ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। क्या होता है, हमें लिखा हुआ है नोट और हमने पहला ऑप्शन पढ़ा और हमें पता है और हम आंसर ठोक देते हैं, पता चलता है वो आंसर गलत हो गया, क्योंकि वो तो पूछा ही नहीं था, हमें दिया हुआ था कौन सा गुण नहीं है और हमने बता दिया कौन सा गुण है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। ओके लेते हैं अगला सवाल, आठवां सवाल। आठवां सवाल में क्या कह रहा है कि अगर, यानी कि इफ Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब है, एक घन है, उसके सेंटर में एक चार्ज Q को रखा गया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू वन ऑफ द फेसेज ऑफ द क्यूब इज, यानी एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा। यानी यदि क्यू एक घन के केंद्र में स्थित है तो घन के किसी एक फलक के माध्यम से विद्युत फ्लक्स होगा। ओके, समझ में आ रही बात। तो हमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम जानते हैं कि ये हमारा क्यूब है, ये हमारा क्या है, क्यूब है, ये हमारा घन है, ये मान लीजिए ये हमारा क्यूब है। ओके, और इस क्यूब के बीच में हमने क्या रख दिया, एक क्यू रख दिया, एक चार्ज रख दिया। चार्ज क्या है, क्यू। तो हमें पता है कि क्यू को क्यूब ने घेर रखा है, घन ने घेर रखा है ना। तो फ्लक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। पूरे क्यूब से किससे होगा, पूरे क्यूब से फ्लक्स होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या हमसे पूछा है पूरे क्यूब से, नहीं, हमसे पूछा है एक फेस से, यानी एक फ्लक्स से। कितने फ्लक्स से, एक फ्लक्स से। तो मान लीजिए हमने एक फ्लक्स के बारे में बात करी। अब क्यूब के पास कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं, 6 फेस। पूरे क्यूब से है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, पूरे घन से फ्लक्स कितना है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेस से, कितना फेस से, एक फेस से कितना होगा, तो भैया 6 भाग में बट जाएगा, यानी 6 हिस्से हो जाएंगे ना। ये भी कहेगा हमको भी दो, वो कहेगा हमको दो, वो कहेगा हमको दो, और है टोटल क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। कितना मिलेगा, तो क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। यानी किसी भी एक फेस से, यानी किसी भी एक फेस से, एक फ्लक्स से, जो क्यूब के एक फ्लक्स से जो फ्लक्स होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो होगा क्यू बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ध्यान रखना है, ऑप्शन सी सही आंसर नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है। ऑप्शन डी। अगर पूरे क्यूब से पूछता, पूरे क्यूब से, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। हमें क्यूब के एक फेस से पूछा है, तो एक फेस से पूछा है तो क्यू बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट ही आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ओके, बढ़े, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर से देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल है, इज एट द सेंटर ऑफ अ हॉलो स्फीयर of radius r, the total normal flux through the sphere is, जहां पे q चार्ज है एंड d जो है दोनों के बीच का, डायपोल के दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। यानी त्रिज्या r के खोखले गोले के केंद्र में एक विद्युत द्विध्रुव है, गोले के माध्यम से कुल विद्युत फ्लक्स है। यहाँ q आवेश है और d द्विध्रुव के दो आवेशों के बीच की दूरी है। तो ध्यान से समझिए कि मान लीजिए ये हमारा गोला है, ये क्या है, हमारा गोला, और ये गोला का केंद्र, और इस गोले के केंद्र पे डायपोल रखे हैं, यानी ये हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया। और इस द्विध्रुव के बीच की जो दूरी है वो दिया हुआ है d, वो कितना दिया हुआ है, d, है ना। और इस गोले की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, छोटी r, है ना। अब हम जानते हैं कि किसी भी सतह के अंदर, ये बंद सतह है, ये क्या है, हमारा बंद सतह, इस सतह को मान लीजिए गॉसियन सतह, इस सतह को क्या मान लीजिए, गॉसियन सतह मान लीजिए। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है क्यू इनसाइड अब बटा में एप्सिलॉन नॉट, यानी जो भी अंदर में आवेश है और बटा में एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब भी किसी भी बंद सतह या गॉसियन सतह के अंदर आवेश हो और वो डायपोल हो, तो डायपोल में प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। तो प्लस और माइनस की वजह से दोनों कट जाएंगे और आंसर हो जाएगा 0। यानी उससे फ्लक्स जो होगा, जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0। ए बी सी ऑप्शन में बेकार में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि सर डी दिया हुआ है, डी का तो कुछ हुआ ही नहीं। भैया क्या होगा, हमसे पूछा है फ्लक्स, है ना, हमें डी से कोई मतलब नहीं है। हमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट थोड़ी पूछा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थोड़ी पूछा है, नहीं पूछा है, हमें फ्लक्स पूछा है, तो हमें फ्लक्स से मतलब है। तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ना लगाएंगे हम लोग, ओके ना। तो इस तरह से हमारा फ्लक्स का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी 0 हो जाएगा। ध्यान रखना है, जो पूछा जाए उसमें ध्यान दीजिए, है ना। फालतू चीज भी दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन के आंसर से भटकाने के लिए, तो भटकना नहीं है, हमें एकदम सही रास्ते पे रहना है। चलिए लेते हैं आज के सीरीज का आखिरी सवाल। आखिरी सवाल में हमें क्या दे रखा है, 2 पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट have equal surface densities of 2.56 into 10 to the power minus 11 coulomb per meter square of opposite signs.
द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट्स इज, यानी दो समांतर बड़ी पतली धातु की चादरों में विपरीत संकेतों के 2.56 गुना 10 का पावर -11 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर के समान सतह घनत्व है। इन चादरों के बीच विद्युत क्षेत्र होगा, कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। बच्चों ध्यान दे दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये देखिए, ये हमारा दो धातु के चादर हो गया। हम चादर को ऐसे बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये चादर हो गया, है ना। और ये चादर जो है इस पे विपरीत आवेश है, तो एक पे प्लस और एक पे माइनस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इनके बीच में, इनके कहा बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा है। तो जो बीच में इसमें सरफेस सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा कितना दिया हुआ है 2.56 गुना 10 का पावर -11 कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, ये सिग्मा दिया हुआ है। तो ये जो सीट है ये मेटल का सीट है। किसका सीट है? मेटल का सीट है। ये जो सीट है ये मेटल का सीट है। ओके, अब ध्यान से देखिए, हमसे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ। और मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के बीच में, क्योंकि इसकी वजह से भी होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वजह से भी होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा और ऐड होके बचेगा कितना? सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा का मान दिया हुआ है कितना? 2.56 इंटू 10 टू द पावर -11 और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। इसको सॉल्व करिएगा, आपको आएगा 3 न्यूटन पर कूलम्ब अप्रॉक्स आएगा। कैसा आएगा? अप्रॉक्स आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके आंसर कर देना है। और बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पे बिहार बोर्ड में सवाल बन सकते हैं। अगर बिहार बोर्ड थोड़ा सा भी पेपर टफ बनाया बच्चों, तो सोचो क्या होगा। ऐसे बच्चों का क्या होगा जो केवल गैस पेपर को रटना जानते हैं और रटा हुआ सवाल अगर एग्जाम के पेपर में नहीं आया तो उनका क्या हाल होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है उनके साथ। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, मैं कोशिश करता हूं कि हर एक तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके लिए वीडियो में डालने की कोशिश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को सही तरह से देखें, सीखें, कॉन्सेप्ट सीखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली मेमोरी बेस्ड कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर बदल जाएगा या कुछ भी बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, तो हो सकता है आपसे आंसर गलत हो जाए अगर आप रट के जाएंगे। तो हमारा बस यही ध्यान है कि हमने जो कॉन्सेप्ट बताया है उसे रटिए, डायरेक्ट मत रटिए, कहीं से भी मत रटिए। हम जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको समझ लीजिए और समझने के बाद उसको ध्यान से मेमोराइज करने की कोशिश करिए, तभी आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी भी तरह का पेपर बनेगा, लिटिल बिट टफ भी बन गया, क्योंकि बोर्ड है, कुछ कह नहीं सकते, पेपर कैसा भी बन सकता है, हमारे हाथ में नहीं है। बट हमारे हाथ में क्या है? हमारी पढ़ाई, हमारा कॉन्सेप्ट, जिसको हम समय रहते अच्छा कर सकते हैं, समय रहते बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये सीरीज जो है, ये सीरीज हमने अगस्त में ही चालू कर दिया था, ताकि बहुत से बहुत बच्चे जो इस वीडियो से अपना कॉन्सेप्ट सुधारना चाहते हैं वो अपने कॉन्सेप्ट को सुधार पाए और हम आने वाले बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, या सीबीएसई का भी स्टूडेंट है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है और वो भी अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, है ना, आज का क्लास में समाप्त करता हूं। आप हमारे साथ YouTube पे यूं ही बने रहिए, हमारे चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल को अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने दोस्तों को जरूर हमारे वीडियोज के बारे में बताइए ताकि उनका भी करियर अच्छा बन सके। आप दूसरों के भलाई
भलाई के लिए सोच सकते हैं, है ना, और अपने दोस्तों का भी भला कर सकते हैं। अगर वो भी इन वीडियो को देखेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनका भी समझ बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। आप यूं ही पढ़ाई करते रहिए, मस्ती में जिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।